साथियों नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग अंशाल पेपर 2023 सेट 2 347 सीबी को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बचे हुए हैं, उसको आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं, हल करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6 में अगर बात करें तो इसका जो का विकल्प दिया गया है वो आपके पाठ्यक्रम से हट गया है, तो इसे आपको सॉल्व नहीं करना है। उसके आगे की बात करते हैं हम। खा, 6 का खा, तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का खा। खा में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखेंगे। लिखा है ग्लूकोज का संरचना सूत्र तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। फिर कह रहा है सिद्ध कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं, हल करते हैं। पहले कह रहा है डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, तो हम इसके संरचना सूत्र लिखते हैं। डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, तो देखेंगे ये होता है हमारा डी ग्लूकोज, सी ओ एच एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच एच, सी ओ एच एच और सी H2OH। यहां पर ये कह रहा है कि अच्छा डी और एल संरचना में अंतर क्या होता है, इसकी तुलना की जाती है डी ग्लिसरल्डिहाइड से, और बताया जाता है कि जो डी ग्लिसरल्डिहाइड की जो संरचना है उसी तरह से ग्लूकोज या फ्रक्टोज में जो क्रियात्मक समूह यानी CHO या CO समूह से सबसे दूर स्थित किरल कार्बन है, उसकी संरचना डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसी मिल रही है, तो उसी को हम कहते हैं डी ग्लूकोज। तो आप देखेंगे कि ये जो संरचना मिल रही है इतनी, ये डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसी मिल रही है, इसीलिए इसका नाम होता है डी ग्लूकोज। फिर कह रहा है कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो चलिए इसकी आईयूपीएसी नाम की बात कर लेते हैं हम। आईयूपीएसी नाम, तो आप देखेंगे आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा। यहां पर ये आपके पहला कार्बन हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। आप देख रहे हैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे सभी कार्बनों से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो हम नाम लिख देंगे इसका 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक है, 2, 2, 4, 1, 5 पेंटा हाइड्रोक्सी, और टोटल कितने हैं, 6 कार्बन हैं, तो इसके लिए लिखेंगे हेक्सेनल। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, नोट करिए इसे। उम्मीद है इसे लिख लिया होगा। तो चलिए इसी में 6 के खा में अथवा करके दिया गया है प्रश्न, उसको हल करते हैं। के खा में अथवा करके दिया गया है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। खा का अथवा, यहां अथवा लिख देते हैं, अथवा, और अथवा में है कि टिप्पणी लिखो। अब किस पर टिप्पणी लिखना है, तो पहले कह रहा है कि प्रोटीन के विकृतीकरण पर, पहला क्वेश्चन है प्रोटीन के विकृतीकरण, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो ये हेडिंग डालेंगे और आप लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखें वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ जैविक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। और उदाहरण लिख लेंगे, इसका उदाहरण लिख लेंगे। जैसे उदाहरण लिखें, अंडे में उपस्थित सफेद भाग
अंडे में उपस्थित सफेद भाग एल्बुमिन, ब्रैकेट में लिखेंगे एल्बुमिन, 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 अंडे में उपस्थित सफेद भाग ब्रैकेट में एल्बुमिन का अस्कंदन, का अस्कंदन, अस्कंदन। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये पहला टिप्पणी हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ज्यूटर आयन, दूसरा है ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन। यहां पर एक संरचना देखेंगे, जब ज्यूटर आयन की बात करें हम, तो देखें जो एमिनो अम्ल हमारा होता है, एमिनो अम्ल RCH COOH और यहां होता है NH2। इस ज्यूटर आयन की इस एमिनो अम्ल की बात करें, इसको हम लिखते हैं एमिनो एसिड। अगर इस एमिनो अम्ल की बात करें तो आप देखेंगे कि जब ये अम्लीय माध्यम में होता है तो यहां पर इनके हाइड्रोजन आयनों का विनिमय होता रहता है। ये होता क्या है इसमें कि ये अपना हाइड्रोजन आयन इसको दे देता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कुछ ऐसी संरचना बनाता है RCH CO- और यहां हो जाता है NH3 प्लस चार्ज, NH3 प्लस चार्ज। अब देखेंगे ये एक ऐसा आयन है जिसमें एक ही अणु में एक ऋणावेशित परमाणु है और एक यहां पर धनावेशित है, यानी दोनों प्रकार के आयन यहां पर पाए जा रहे हैं। धन आयन भी पाया जा रहा है और ऋण आयन भी पाया जा रहा है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के आयन होते हैं और संख्याएं भी दोनों की एक दूसरे की समान होती हैं, इसलिए यह विद्युत उदासीन होता है। लेकिन इसकी जो गुणधर्म होता है या प्रकृति होती है वो उभयधर्मी होती है, और इसी प्रकार का जो आयन होता है इसी को हम कहते हैं ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन। तो इसको लिखें, फिर इसके नीचे एक लाइन लिखते हैं, लिखेंगे देखें इसमें, देखिए जलीय विलयन में एमिनो अम्ल में उपस्थित एमिनो समूह तथा एमिनो अम्ल में उपस्थित एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिल समूह आयनित अवस्था में रहते हैं, कार्बोक्सिल समूह आयनित अवस्था में रहते हैं तथा एमिनो अम्ल का अणु द्विध्रुवीय आयन के रूप में पाया जाता है, द्विध्रुवीय आयन के रूप में पाया जाता है। आगे लिखें, एमिनो अम्ल के इस आयन को ही ज्यूटर आयन कहते हैं, एमिनो अम्ल के इस आयन को ही ज्यूटर आयन कहते हैं। चलिए अब तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर तीसरा जो लिखने के लिए कह रहा है यह है प्रोटीन के उपयोग। तो तीसरा यहीं पर डाल लेंगे, प्रोटीन के उपयोग, प्रोटीन के उपयोग। यह भी क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा ही है, 6 का तीसरा, प्रोटीन के उपयोग। तो उपयोग में लिखें, पहला लिखें प्रोटीन, इसी में लिखेंगे पहले, लिखें प्रोटीन के मुख्य उपयोग निम्न हैं, प्रोटीन के मुख्य उपयोग निम्न हैं। और पहला लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, या पॉइंट ए कर देंगे, यहां पर पॉइंट ए लिखें, प्रोटीन शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। नंबर 2 लिखेंगे, यह शरीर में विभिन्न तंतुओं को दृढ़ता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। नंबर 3 लिखेंगे इसी में, ये पॉइंट बी हो गया। अब पॉइंट सी लिखेंगे इसी में, लिखो यह शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए, यह शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक एंटीबॉडी का निर्माण करता है,
सहायक एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और पॉइंट डी लिख लेंगे इसी में, लिखो आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन ऊर्जा स्रोत की तरह भी कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है। तो यहां तक ये क्वेश्चन हुआ। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 में क्या दिया गया है, बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। तो आइए देखते हैं 7 का बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र। बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र। तो इसकी अगर हम संरचना सूत्र की बात करेंगे तो इसकी संरचना कुछ ऐसे बनेगी। ये होता है बेंजीन रिंग और इससे CHO समूह जुड़ा होता है, तो इसी को हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। नोट करिए इसी में बेंजल्डिहाइड पर NH2 टालन अभिकर्मक और NaOH की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला लिखेंगे हम NH2 से क्रिया, यानी हाइड्रोजीन से क्रिया। NH2 से क्रिया, NH2 से क्रिया। देखें जब बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजीन से क्रिया करता है, यहां पर देखेंगे फार्मूला लिख देते हैं C6H5CHO प्लस NH2 क्रिया करता है तो इसका एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन अलग होते हैं, जल बना लेते हैं और ये बना लेता है C6H5CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। नोट करिए। दूसरा इसी में क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है टालन अभिकर्मक से क्रिया। एक मिनट, हाँ टालन अभिकर्मक से क्रिया। चलिए दूसरे को देखते हैं, टालन अभिकर्मक से क्रिया। जब हम इसकी टालन अभिकर्मक से क्रिया दिखाते हैं, देखें C6H5CHO प्लस, जब टालन अभिकर्मक लेते हैं तो यहां पर Ag2O से क्रिया दिखाई जाती है। यहां लिख देते हैं हम, ये है टालन अभिकर्मक। टालन अभिकर्मक जब इससे क्रिया होती है तो ये इसको ऑक्सीकृत कर देता है। Ag2O अर्थात टालन अभिकर्मक बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और स्वतः जो है यह रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं C6H5COOH और प्लस 2Ag, इसको कहा जाता है सिल्वर मिरर और ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तीसरा दिया गया है NaOH से अभिक्रिया। चलिए देखिए तीसरा है NaOH से क्रिया। तो देखिए यहां पर जो NaOH से क्रिया बता रहा है, ये वास्तव में कैनिजारो अभिक्रिया की बात कर रहा है। कैनिजारो अभिक्रिया। आप जानते हैं कि वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है वही कैनिजारो अभिक्रिया करते हैं। और कैनिजारो अभिक्रिया में जो अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड होते हैं वह तन NaOH से क्रिया करते हैं। एक अणु ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अपचयित हो जाता है। तो देखें यहां पर लिखते हैं 2C6H5CHO प्लस NaOH और जो कि ये डाइल्यूट होगा। जब इससे क्रिया करता है तो एक अणु इसका ऑक्सीकृत हो जाएगा और दूसरा अपचयित हो जाएगा। एक बनाएगा C6H5COONA सोडियम बेंजोएट, नाम हो जाएगा इसका सोडियम बेंजोएट
और दूसरा बनाएगा बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH, इसका नाम होगा बेंजिल बेंजिल एल्कोहल एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा, नोट करिए। चलिए, उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो इसी का में अथवा करके और दिया गया है, हम का के अथवा को अब हल करेंगे। 7 के का अथवा, चलिए आइए देखते हैं। 7 के का अथवा, अथवा करके इसमें क्वेश्चन है, पहला है एस्टेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखो। तो यहां देखेंगे एस्टेल्डिहाइड CH3CHO का आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेनल, एथेनल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इनकी NaHSO3 NaOH NH2 NH2 और HCN से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए हम एक एक करके लिखते हैं। पहला दिया गया NaHSO3 से क्रिया, यानी सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया, सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। ये देखते हैं, ये लिखा हुआ है हमारा CH3 CO CHO CH3 CHO, ये है एस्टेल्डिहाइड। अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं NaHSO3 तो ये इससे क्रिया करता है और एक योगात्मक यौगिक बना लेता है CH3COH, यहां होता है SO3Na और यहां पर बन रहता है हाइड्रोजन। तो इसका नाम होता है एस्टेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, नाम हो जाएगा इसका एसिटैल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। दूसरा दिया गया है NaOH से क्रिया। तो चलिए हम इसके दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है NaOH से अभिक्रिया, NaOH से क्रिया। आइए देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को। NaOH से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है। यहां पर देखें, जब यहां ये NaOH से एस्टेल्डिहाइड क्रिया करता है, क्योंकि एस्टेल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको हम एल्डाल संघनन के नाम से जानते हैं, एल्डाल संघनन। और इस एल्डाल संघनन में NaOH की केवल उपस्थिति होती है। आप देखेंगे यहां पर रिएक्शन देखें, CH3CHO एक अणु हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड का, और दूसरा लिख देते हैं CH3CHO। यहां पर NaOH की उपस्थिति होती है जो कि डाइल्यूट होता है। तब ये करता क्या है, इसका एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ये बना लेता है CH3C, यहां पर हाइड्रोजन होगा ही COH, और यहां हो जाएगा ये CH2CHO। इसका जो नाम होगा तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 3 हाइड्रॉक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, और ये है क्या, तो एक प्रकार का ये एल्डाल है। इसमें एल्डिहाइड और हाइड्रॉक्सी यानी अल्कोहल दोनों का गुण पाया जाता है। तीसरा इसी में कह रहा है NH2 से क्रिया। तो चलिए हम इसका तीसरा देख लेते हैं। NH2 यानी हाइड्रोजन से NH2 से क्रिया, NH2 से क्रिया। आइए देखते हैं इसको, बिल्कुल बेंजल्डिहाइड जैसा क्रिया होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है CH3CHO प्लस NH2 हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो फिर से वही जल का एक अणु यहां से अलग हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N NH2 प्लस H2O, इसका नाम हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजोन, एस्टेल्डिहाइड हाइड्राजोन, नोट करिए। एक और है इसी में, चौथा करके दे रहा है
HCN से अभिक्रिया, HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। तो चलिए इस HCN से क्रिया को भी देखते हैं। CH3 CHO प्लस HCN, जब ये क्रिया करेगा योगात्मक यौगिक बनाएगा, ये बन जाएगा CH3COH CN और यहां H, नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो सातवें का ये पूरी तरह से लिख गया है, उम्मीद है आप लोगों ने इसे लिख भी लिया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब सातवें के खा की। क्वेश्चन नंबर 7 का खा। क्वेश्चन नंबर 7 का खा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के खा में दिया गया है, 7 के खा में बेंजीन का क्लोरीन परमाणु एथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है, क्यों होता है? तो ये रीजन यहां पर लिखना है। तो अब इसका आंसर लिखेंगे, आंसर लिखें, आंसर लिखेंगे, लिखें क्योंकि क्लोरीन परमाणु, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु बेंजीन के साथ अनुनाद में भाग लेता है, बेंजीन के साथ अनुनाद में भाग लेता है, जिससे कार्बन व क्लोरीन के मध्य, जिससे कार्बन व क्लोरीन के मध्य आंशिक द्विबंध बन जाने के कारण अस्थायित्व बढ़ जाता है, आंशिक द्विबंध बन जाने के कारण अस्थायित्व बढ़ जाता है, जबकि क्रियाशीलता कम हो जाती है, जबकि क्रियाशीलता कम हो जाती है। परंतु क्लोरोएथेन में, परंतु क्लोरोएथेन में नाभिक स्नेही की उपस्थिति में, नाभिक स्नेही की उपस्थिति में आसानी से क्लोरीन परमाणु विस्थापित हो जाता है, आसानी से क्लोरीन परमाणु विस्थापित हो जाता है। और यहां पर हम इसको दिखा भी देते हैं रीजन में, ये आप देखेंगे, ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आप देख रहे हैं जैसे ही इसमें अनुनाद होगा तो ये बांड आपस में यहां पर क्लोरीन और कार्बन के मध्य में ये द्विबंध का निर्माण हो जाता है और इस पर ऋण आवेश आ जाता है। अगला आप देखोगे तो ये यहां पर जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा यहां से, तो संरचना कुछ ऐसी बन जाएगी, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर ऋण आवेश आएगा, यहां पर बॉन्ड रहेगा, पुनः फिर से वही काम होगा, ये यहां पर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, यहां पर क्लोरीन होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और अगला स्टेप फिर से वही होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका अपने पास चला जाएगा। इस तरह से ये होता है। तो आप देख रहे हैं इन संरचनाओं में कि क्लोरीन के ऊपर आंशिक यहां पर द्विबंध आ जाता है और द्विबंध आने के कारण इसका अस्थायित्व बढ़ जाता है। जब अस्थायित्व बढ़ जाएगा तो इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। जबकि जो RX होते हैं, ये RCl की बात कर लिया जाए तो अगर यहां पर ये कोई न्यूक्लियोफिलिक आ जाता है तो ये आसानी से इसके साथ जुड़ता है और यहां पर इसके क्लोरीन को ये विस्थापित कर देता है, RNU बना लेता है और ये
Cl यहां से अलग हो जाता है, तो ये ज्यादा क्रियाशील है और इसकी इस क्लोरीन की क्रियाशीलता कम होती है। इसमें आगे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला यहां पर दे रहा है कि क्लोरीन से क्रिया, Cl2 से क्रिया, तो ये क्रियाएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रिया होती है, जिसको हम हैलोजनीकरण के नाम से भी जानते हैं। हैलोजनीकरण एनसीईआरटी में हैलोजनम के नाम से दिया गया है। रिएक्शन देखेंगे यहां पर, यह है क्लोरोबेंजीन C6H5, अच्छा संरचना बना लेते हैं इसकी, ये होती है क्लोरोबेंजीन, दो अणु लेते हैं और यहां पर दिया गया है 2Cl2। जब इसकी क्रिया होती है AlCl3 की उपस्थिति में एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, सॉरी यहाँ FeCl3 ले लेते हैं, FeCl3, तो दो यौगिक मिल जाते हैं यहां पर, एक आर्थो क्लोरोबेंजीन मिल रहा है और दूसरा पैराडाइक्लोरोबेंजीन यहां पर प्राप्त हो जाता है, प्लस 2HCl भी यहां पर मिलता है। ये जो ये होता है आर्थो वाला, ये मेजर होता है, सॉरी माइनर होता है, और ये मेजर प्रोडक्ट होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में हमें पैरा वाला मिलता है। दूसरा देखें यहीं पर दिया गया है सांद्र H2SO4 से क्रिया, सांद्र H2SO4 से क्रिया, तो ये भी, इसको हम कहते हैं सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। तो इस सल्फोनीकरण क्रिया को देखेंगे, ये Cl है प्लस 2H2SO4, 2H2SO4 जो कि कंसंट्रेट होता है, क्रिया करता है, तो ये बनाता है आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3H, और दूसरा बनता है पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, प्लस साथ में 2H2O प्राप्त हो जाता है। नोट करिए। तो ये खा का हो गया। अब इसी खा के नीचे दिया गया है अथवा करके क्वेश्चन, तो चलिए हम उसको भी हल कर लेते हैं यहीं पर। 7वें के खा का अथवा, सातवें का खा का अथवा दिया गया है, खा का अथवा, और अथवा में क्वेश्चन है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और टिप्पणी में पहले कह रहा है कि हेलोजन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, पहला है हेलोजन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो लिखेंगे यहां पर हेलोजन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में लिखें क्लोरोबेंजीन में बेंजीन नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। क्लोरोबेंजीन में बेंजीन नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आर्थो तथा पैरा स्थिति पर जाता है, आर्थो तथा पैरा स्थिति पर जाता है, क्योंकि आर्थो तथा पैरा स्थिति पर धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तो चलिए देखें क्लोरीन कैसे यहां पर अपना प्रभाव दिखाता है, इस बात को यहां से समझते हैं। आप देख रहे हैं ये है क्लोरोबेंजीन,
होता क्या है, अनुनाद के कारण ये अपना बॉन्ड यहां पर चला जाता है और अगली संरचना आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो यहां पर ज्यादा हो जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना लेता है, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाता है और ये बॉन्ड ऐसे होता है। दूसरे स्टेप में देखेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देता है, ये यहां पर आ जाता है और अगली संरचना ऐसे बनती है। ये क्लोरीन होता है और ये डबल बॉन्ड यहां जाता है, यहां पर ऋण आवेश आ जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। अगली संरचना में ये यहां जाएगा, ये यहां पर पहुंचेगा और अगली संरचना हमारी ये बन जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ऋण आवेश यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये क्लोरीन होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और नेक्स्ट संरचना हमारी कुछ ऐसे बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये फिर से अपने स्थान पर होगा और अगली अनुनादी संरचना हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी जो कि पहले जैसी ही होगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर अनुनाद के, तो इस तरह से होगा। ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, यहां पर आप देख रहे हो आंशिक रूप से डबल बॉन्ड बन रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है और यहां पर आप देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज जाता है, ये ऑर्थो स्थिति होती है, यहां पर चला जाता है, ये पैरा स्थिति होता है और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये भी ऑर्थो स्थिति होती है। आने वाला हमारा जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है वो या तो यहां जुड़ेगा या यहां पर जुड़ेगा या फिर जाकर के यहां पर जुड़ सकता है। तो यही थी हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के विवेचना। तो ये हो गया। अब इसी के बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया, तो इसको आप लोग नोट करें फिर आगे लिखवाते हैं। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं। सात का खा का अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसी में खा में ही टिप्पणी में ही दूसरा है, खा का दूसरा कह रहा है ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया। अब देखेंगे ऊर्ज फिटिग टिप्पणी लिखना है तो पहले इसकी लैंग्वेज भी लिखेंगे हम। लिखें इसमें, जब जब क्लोरोबेंजीन जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु तथा मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है, तो टॉलुइन प्राप्त होता है। यह है क्लोरोबेंजीन, यहां पर 2Na और साथ में हम इसकी क्रिया करा देते हैं मेथिल क्लोराइड CH3Cl। तो होता क्या है, इसका क्लोरीन इसके क्लोरीन और सोडियम से क्रिया कर लेता है, यहां पर उपस्थिति होती है शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर, और ये क्रिया करके बना लेता है टॉलुइन, टॉलुइन, और साथ में बन जाता है 2NaCl, 2NaCl। और इसी में तीसरा दिया गया है, 7 का तीसरा है क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आप लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, हम इसको RMgX के द्वारा प्रदर्शित करते हैं के उपयोग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग। तो उपयोग में लिखें, आप लोग लिखें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के मुख्य उपयोग निम्न हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के मुख्य उपयोग निम्न हैं। पहला लिखेंगे पॉइंट ए, लिखें, यह कार्बोनिल यौगिकों से
यह कार्बोनिल यौगिकों से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल देता है। तृतीयक एल्कोहल देता है। यह कार्बोनिल यौगिकों से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल देता है। पहला हो गया। पॉइंट बी लिखेंगे दूसरा। देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्किल साइनाइड से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। एल्किल साइनाइड से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। और पॉइंट सी लिख लेंगे। देखें, कार्बन बंधों के निर्माण के लिए यह अति आवश्यक है। यह अति आवश्यक है। तो हमारा ये सेट 2 347 भी आज पूरी तरह से खत्म हुआ। इसको भी हम लोगों ने एक एक करके 3 वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज इसको हम यहीं पर क्लास बंद करते हैं। अगली क्लास हम अगला सेट लेकर के मिलेंगे अगले दिन। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।